मैं समझता हूं कि अदम एतमाद एक रियल ऑप्शन है, लेकिन उसमें चैलेंजेस क्या है? देखिए, एक चैलेंज तो कामरान साहब ने जरूर किया कि वो लोग जो कि पीटीआई के मेंबर्स हैं, हमारे साथ राब्ते में भी हैं, लेकिन वो पीटीआई के टिकट्स पे जीत के आए। अब अगर जो है वो हमारे साथ वो शामिल होना चाहते हैं तो वो किसी ना किसी शराइत पे शामिल होंगे कि हम उनको अपनी पार्टी के टिकट्स दें, उनको अकोमोडेट करें। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला बन जाता है कि क्या वो लोग जो हमारे साथ नजरियाती तौर पे हैं, हम उनको ओवरलुक करते हुए इन लोगों को अकोमोडेट करें जो पीटीआई के साथ थे, लेकिन अब जो है वो समझते हैं कि पीटीआई, ये एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है अदम एतमाद में? वो ये है कि हम अदम एतमाद लाते हैं तो पीएमएलएन का मौकफ है कि अदम एतमाद अगर ले लिया जाता है ये कड़वी गोली खा के भी, तो फिर जो हमारा मौकफ है वो ये है कि हुकूमतें डिसॉल्व हो और हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन यहां ऑपोजिशन में कुछ ऐसी जमातें भी हैं जिनके बगैर अदम एतमाद लाना मुश्किल होगा, जिनके साथ ही लाना पड़ेगा, लेकिन उनका यह मौकफ है कि ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करे। उनके स्टेक्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में स्टेक्स हैं, और अगर वो कोalition व्हाट इज द पॉइंट सर? अपोजिशन नहीं, करान साहब, अपोजिशन का एक्चुअल पॉइंट है क्या? क्या हुकूमत होगी, रहेगी, नहीं रहेगी, अदम एतमाद आएगा, नहीं आएगा? कुछ मैं आपको बताता हूं जी, ये कोई इतना मुश्किल मामला नहीं है। हमारा जो पीडीएम की तरफ प्लेटफॉर्म से जो हमारा मकसद था वो 26 नुकात थे, और उसको अचीव करने के लिए सारी जमातें इस्तीफा देने के लिए तैयार थी। क्यों तैयार थी? कि जो जमहूरी ये पार्लियामानी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में, इसके दो सतून है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट। अगर पूरी की पूरी ऑपोजिशन मुत्तहद होकर इस्तीफे दे देती है तो ये एक सतून खत्म हो जाता है और पार्लियामानी जमहूरियत नहीं आगे बढ़ती। लेकिन अगर डिवाइडेड ऑपोजिशन हो कि आधी ऑपोजिशन इस्तीफे दे दे, आधी जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनी रहे, तो वो फिर एक कामयाब मूव नहीं बनती, उसका फायदा पीटीआई को होगा। तो वो जब मूव हमारी नहीं हुई, हमारा अभी भी राना साहब देखें, अभी भी जब, कब, अगर और मगर की बात है, अपोजिशन स्टिल नॉट क्लियर आफ्टर पासिंग 3.5 years सर। मैं जमशेद साहब एक कमेंट कर लीजिए। इन 3.5 years के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख में यह पहली दफा हुआ कि पीटीआई हुकूमत की फेडरल हुकूमत थी, पीटीआई हुकूमत की प्रोविंशियल हुकूमत थी, और जिमनी इलेक्शंस में 90% इनको बदतरीन शिकस्त हुई, चाहे वो केपीके के लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, चाहे वो देखिए, मैं आपको उसकी वजह बता देता हूं कि अभी ये जब ईवीएम के बिल पास हुए, 733 और बिल थे, तो टीवी टॉक शोज पे मेरे साथ भी पीएमएल-क्यू के और एमक्यूएम के अरकान जो हैं वो बैठे ईवीएम के फैसले को रद्द कर रहे थे और उसमें नुक्स निकाल रहे थे। और अगले दिन जब वोटिंग होती है तो वो सारे जाके वोट दे देते हैं, और उधर जो है वो ये आमिर लियाकत साहब कहते हैं कि हम आए नहीं है, हमें लाया गया है। तो जो हकीकी सियासत है पाकिस्तान में, उसके और भी डायनामिक्स हैं। इसी तरह आपको याद होगा कि जब सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन था तो ऑपोजिशन अपना ये इलेक्शन जीत गई थी, जो नंबर, जो वोट्स आए वो ऑपोजिशन के ज्यादा निकले, लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने वोट रिजेक्ट करके जो है वो हुकूमत को फिर से जो है वो जिता दिया। तो ये मामलात जो है वो ये रियलिटी है। ऑपोजिशन जो है वो हर लिहाज से मुतहरक है और अपनी प्लानिंग भी कर रही है और इस हुकूमत को एक्सपोज भी कर रही है। तभी मुमकिन हुआ सर, क्या एक्सपोज किया राणा साहब, क्या एक्सपोज किया? देखिए, जिमनी इलेक्शंस में हरा के, जिसको अभी मुसर्रत चीमा साहब कह रहे थे कि शिकस्त को ऑपोजिशन पता में तब्दील कर लेती है और वो अपना नैरेटिव बिल्ड करती है, तो इस मामले में तो देखें, ये कहते हैं कि जी हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए, तो ये कतई ऐसी बात नहीं है। पहले भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते थे ये, और हुकूमत वैसे राणा साहब 2 इलेक्शन हारी है जिमनी, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बाकी सारे तो जो नून लीग जीती थी और पीपल्स पार्टी जीती थी वो अपने अपने जीत गए, 2 सीटें। लेकिन ऐसे नहीं होता, जो गवर्नमेंट इन पावर होती है वो जीतती है, लेकिन ये इतनी गैर मकबूल गवर्नमेंट है कि ये वो नहीं कर सकी, जो कि एक बहुत बड़ी एविडेंस है, एक बहुत बड़ा निशान है कि अवाम इनको किस तरीके से, बदतरीन तरीके से रिजेक्ट कर रही है। तो ये हकीकत है आज की। केपीके के लोकल बॉडीज का इलेक्शन एक आईना दिखा रही है पीटीआई को। इसी तरह मैं यहां जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि जिस तरह परवेज खटक साहब ने आज सवाल पूछे कल वजीर आजम से कि भाई मुझे बताओ, तुम्हें वजीर आजम बनाया, हमारे पास गैस नहीं है, बिजली नहीं है, तो आगे से वजीर आजम ने कहा तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो।
ये इनकी सर लीडरशिप ये है। पार्टी इसी का तरह इंटरनल नूर मामला आलम आता है साहब, सर। वैसे राणा साहब जिस दिन आपने वो एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था, तब चीमा साहब ने, उनका नाम भी जमशेद चीमा है शायद, उन्होंने इख्तलाफ किया था। तो पार्टी में इख्तलाफ होते हैं, उन्होंने नवाज शरीफ से इख्तलाफ कर दिया। तो लोगों ने कहा था कि हमें नवाज शरीफ से बात कराओ हमारी, कि वाकई उन्होंने कहा है कि हम एक्सटेंशन के लिए वोट दें। पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं सर। जेयूआई फेक इंटर पार्टी मीटिंग्स में कई इख्तलाफात होते होंगे, तो उसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि तहरीक इंसाफ खत्म हो गई। नहीं नहीं नहीं, देखिए खत्म नहीं हुई, लेकिन जब पार्टी से आवाजें निकलना शुरू हो जाएं, जिस तरह नूर आलम ने आवाज निकाली कि ये जो अगली 3 निशिस्तों में बैठे हुए, रोज में बैठे हुए, इनको ईसीएल पे डाल दे तो शायद मुल्क के हालात ठीक हो जाएं। तो ये आपको ये एक चीज को क्लैरिटी के साथ बयान कर रही है कि ये पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही, और अंदर से भी आवाजें आ रही हैं। अच्छा मैं ब्रेक ले रहा हूं सर, ब्रेक ले के अंदर हलचल है, मैं उस पर कमेंट करना चाहूंगा। देखें, परवेज खटक साहब की जो गुफ्तगू हुई, आप उसको कहते हैं कि वो इंटरनल पार्टी की पॉलिटिक्स है, इंटरनल जरूर रहती है, लेकिन जो चीज बाजार में आ जाए, मीडिया में आ जाए, फ्लोर ऑफ द हाउस में हो, वो इंटरनल नहीं रहती, वो किसी चीज की गवाही देती है। परवेज खटक साहब का चौथे साल हुकूमत में अपने वजीर आजम से ये कहना कि ना हमारे पास गैस है ना बिजली है, ये वो फ्रस्ट्रेशन बयान कर रहे हैं कि जो चौथे साल में भी डिलीवरी ना हो पाई, और वजीर आजम का ये कह देना आगे से कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो और मैं ऑपोजिशन को दावत दे देता हूं हुकूमत लाने के लिए, ये एक हार कबूल करना है। इसी तरह नूर आलम साहब का ये खुली खुली बातें करना, ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो पार्टी में जन्म ले रही है। और इसी तरह जो अहमद जवाद साहब है, मैंने उनके साथ बेइंतहाशा प्रोग्राम्स किए, बहुत ही जेंटल आदमी थे, बड़ी धीमी उनकी गुफ्तगू थी और बड़ी अच्छी गुफ्तगू थी। उनका फट पड़ना, ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो पीटीआई के वर्कर की नुमाइंदगी कर रही है कि डिलीवरी नहीं हो रही। एक आम आदमी की जिंदगी जो है वो तबाहकुन हालात में पहुंच चुकी है। इससे पीछे चले जाए मोहसिन बेग साहब, इनके फाइनेंसर पता नहीं अरबों रुपया उन्होंने इकट्ठा करके दिया, जो इंकशाफात उन्होंने किए। इसी तरह और भी जो इनके जो नजरियाती लोग साहब का रिस्पांस हो गया। मेरा सवाल सर रह जाएगा राणा साहब, टाइम कम हो रहा है। चले आपके सवाल पे देखें, ऑपोजिशन ने ईवीएम के वोट पे दिखाया कि उनका इत्तेहाद कायम था, हमारे नंबर पूरे थे। अभी इस बिल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नंबर पूरे थे, इत्तेहाद कायम था। अब आगे आने वाले टाइम में तो अगर टूटेंगे तो इनके टूटेंगे, वो तो तैयार बैठे। फैसला सिर्फ ये है कि हमने उनको एडजस्ट करना है या नहीं करना, और मैं समझता हूं नहीं करना चाहिए असूली तौर पे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। वो तो तैयार बैठे हैं। कौन तैयार बैठा सर? कौन तैयार बैठा है? बेइंतहाशा इनके लोग हैं जो तैयार बैठे हैं। कोई तकरीबन 25-26 लोग हैं, इससे भी ज्यादा शायद हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, जो कहते हैं हमें आप गारंटी दें कि आप हमें टिकट देंगे तो हम तैयार हैं, जो मर्जी करा लें हमारे से। लेखना साहब की जो बातें हैं वो तो मफरूजे हैं, वो तो इल्जामात हैं जो नैब ने भी लगाए, और फिर उनको शहबाज शरीफ साहब को छोड़ना पड़ा, और जजमेंट्स ने कहा कि कोई भी करप्शन जो है वो साबित नहीं हुई। फिर ये एफआईए पे चले गए, लेकिन पीटीआई की तो रिपोर्ट जारी हो गई है, और वो भी ईसीपी ने की है, जिसके अंदर ये मुलाजमीन के अकाउंट के अंदर पैसे भी इन्होंने मंगवाए, मनमुआ फंडिंग भी की, फॉरेन फंडिंग भी की, लीगल की, उसके बाद करोड़ों रुपए आए अकाउंट में, वो अकाउंट भी छुपाए और दर्जनों अकाउंट छुपाए। तो ये देखें, ये बातें अब अच्छी नहीं लगती पीटीआई को करते हुए। ये तो जब इल्जाम साबित होंगे तब की बात है, तब देखा जाएगा। उस वक्त तक ये मफरूज हैं। आप पे तो इल्जाम रिपोर्ट में साबित हो गए, नंबर 1। नंबर 2, देखें, ये जो कह रहे हैं कि वहां अभी जो दूसरा फेज है इलेक्शन का, उसमें जो लोकल बॉडीज का है, जो इन्होंने डिले कर दिया, जब वो आएगा तो इंशाल्लाह ताला वहां मुस्लिम लीग नून अक्सरियत लेके दिखाएगी। और दूसरा, जो पंजाब में इलेक्शंस हुए वो शायद ये भूल गए हैं, ये लाहौर का इलेक्शन भूल गए, जहां हमने कंपेन भी नहीं की थी, जाके ये खुद कैंडिडेट थे, वहां कंपेन किए बगैर हम अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जीते। ये कम वोट मिले ना सर, कम वोट मिले। देखिए नहीं, वो कोई मसला नहीं है, वो हमें टेंशन नहीं है। इंशाल्लाह ताला जब जनरल इलेक्शन होगा तो हम अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये डस्का भूल गए, जहां इनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करना पड़ा, और वो चोरी भी इनकी पकड़ी गई। और दोनों सीटें आपके पास थी राणा साहब, वो दोनों सीटें नून लीग की थी। वो बेशक पीटीआई वो सीटें लूज कर गया, ऐसा नहीं था। देखिए, कोई मसला नहीं है, हमने केपीके में भी सीटें निकाली हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने
कराची के जिमनी इलेक्शन में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिए, जो मिफ्ता साहब का था, बड़े कम वोटों से वो भी हम इलेक्शन हारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको बदतरीन शिकस्त हुई है जिमनी इलेक्शन में, और ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख में। किसी भी फेडरल हुकूमत में अपनी होते हुए, सूबाई हुकूमतें होते हुए, और वो ये कतन ये वजह नहीं है कि ये शफाफ इलेक्शन थे, इन्होंने डकैती करने की पूरी कोशिश की, अगवा किए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रियासत की ताकत इस्तेमाल की, उसके बावजूद इनको अवाम ने इनका आईना दिखा दिया। तो देखें ये अब असल मसाइल क्या है और ये इसकी वजह क्या है। ये इसकी वजह ये है कि आज खाद जो है वो नायाब है, वो ब्लैक में 500-700 रुपए की बोरी ज्यादा मिल रही है। आज पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई है, 12.5%, जो दुनिया की एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। 4% है, कहीं 5% है इस खित्ते में, पाकिस्तान में 12.5% है, क्योंकि ना मेरे सामने एक ऐड पड़ा जो आज के अखबारों में छपा है, उसमें लिखा है कि यूरिया 1768 रुपए की बोरी है। अगर आपको कोई नहीं दे रहा तो डीसी को कंप्लेंट करें। बिल्कुल ब्लैक में मिल रही है ना, अब वो डीसी को रिपोर्ट करें। अगर मिल रही है तो गवर्नमेंट ऐड दे रही है ना कि वो कार्रवाई करेगी उस पर। चले अच्छी बात है, लेकिन हकीकत क्या है कि अभी आप लेने जाएं खाद, आपको 2500 से कम में मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा।